Good morning, everyone. Welcome to NGS Law School and wish you a very happy new year. ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आपका जो भी टारगेट है, आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या सेमेस्टर एग्जाम्स लिख रहे हो या इन जनरल आप लॉ सीखने की कोशिश कर रहे हो, ये चैनल आपके साथ रहेगा। इस साल हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ अचीव करेंगे। आप चाहे क्लैट का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दे रहे हो, एनजीएस लॉ स्कूल हर स्टेप में आपके साथ रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस साल की धमाकेदार तरीके से। और आज से एक नया सेक्शन हम शुरू कर रहे हैं जिसमें डेली द हिंदू का एनालिसिस होगा। एवरी डे, हर मॉर्निंग आप चेक करेंगे इस चैनल को, आपको द हिंदू का एनालिसिस मिलेगा। और इसके बाद हम जो बाकी लीगल पोर्टल्स होते हैं, लाइव लॉ, बार एंड बेंच और आईपी रीडर्स टाइप के, जहाँ से पैसेजेस आ सकते हैं क्लैट में, वो सारा एनालिसिस हम इसी चैनल पे करेंगे। तो आइए 1 जनवरी को देखते हैं द हिंदू में क्या है। अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अहेड। नाउ आज की जो हेडलाइन है वो जो इंसिडेंट अभी हुआ था कुछ टाइम पहले तक, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जहाँ पे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी वाइफ और 12 और लोगों की मौत हो गई थी। तो उसके बारे में प्रोब चल रहा है। देखा जा रहा है कि आखिर उस हेलीकॉप्टर क्रैश का रीज़न क्या था। तो जो अभी रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिसओरिएंटेशन ऑफ क्रू इन पुअर वेदर लाइकली कॉज ऑफ क्रैश, यानी कि खराब मौसम के कारण जो क्रू था वो डिसओरिएंट हो गया था। इस वजह से ये है कॉज ऑफ क्रैश। अब ये रिपोर्ट आगे जाएगी, लीगल रिव्यू के लिए जाएगी, बट एज ऑफ नाउ जो रीज़न बताया गया है वो खराब मौसम के कारण जो डिसओरिएंटेशन हो गया उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे द ट्राई सर्विस इंक्वायरी ordered into the crash of an Indian Air Force helicopter which killed Chief of Defense Staff CDS General Bipin Rawat and others is complete with officials indicating the probable cause। देखिए अभी probable cause लिखा हुआ है, संभावित कारण, to be controlled flight into terrain। तो controlled flight into terrain, CFIT का मतलब क्या है? ये जो CFIT controlled flight into terrain का मतलब ये होता है कि हेलीकॉप्टर जो है वो पूरी तरीके से सर्विसेबल था और इंस्ट्रूमेंट्स उसके सारे ऑर्डर में थे। उस हेलीकॉप्टर में कोई कमी नहीं थी, कोई खराबी नहीं थी, कोई ऐसा नेग्लिजेंस नहीं था हेलीकॉप्टर के पार्ट्स में या इन जनरल हेलीकॉप्टर की ओवरऑल वेलबींग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिससे कि आप ये ब्लेम नहीं कर सकते हो कि हेलीकॉप्टर का ठीक से मेंटेनेंस नहीं हुआ था, इस वजह से क्रैश हुआ। तो यहाँ पे आप उसको फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग हेलीकॉप्टर बिल्कुल ठीक ठाक था। कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन टर्मिनोलॉजी का यहाँ पे यूज़ हुआ है कि फुल्ली सर्विसेबल था एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर इन ऑर्डर। अ सीनियर आर्मी पायलट हु हैज़ फ्लोन एक्सटेंसिवली इन द माउंटेन्स सेड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है जिससे कि कोई ना कोई एक तरीके का डाउट खत्म हो जाता है कि कहीं ये कोई किसी की साजिश तो नहीं थी, कहीं किसी ने हेलीकॉप्टर में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी थी, या इन जनरल स्टाफ तो नेग्लिजेंट नहीं था जिस वजह से ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी रिपोर्ट सामने आ रही है। आइए देखते हैं इसमें जब लीगल रिव्यू होगा उसके बाद सबमिशन के बाद क्या फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। बट एज ऑफ नाउ दिस इज द रिपोर्ट। ये जो अगली न्यूज़ है ये सेक्सुअल एनहांसमेंट ड्रग्स एनडीपीएस एक्ट के अंडर नहीं आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास एक एनडीपीएस एक्ट है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जिसमें लिस्ट किया गया हुआ है कि ये सारे प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं और अगर कोई इनको पोजेस करता पाया जाए या इन पर ट्रेड करता पाया जाए उस पर एक्शन लिया जाता है, काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। बीच में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था आपको जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा एनडीपीएस एक्ट के बारे में बातचीत चल रही थी, फिर बॉलीवुड भी उसके लपेटे में आ गया था। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए एक केस यहाँ पे आया था कि एक आदमी जिसको एक्यूज़ किया गया था कि वो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डील कर रहा है। यहाँ पे देखिए लगभग 90 किलो का 1,37,665 टैबलेट्स पाई गई उसके पास चेन्नई के 4 लोकेशंस में से 2019 में। और जो प्रोब एजेंसीज थी उन्होंने कहा कि ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, पर ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस नहीं था। फॉरेंसिक टेस्ट से पता चला कि ये जो हैं वो हर्ब्स हैं उनमें, और उससे मेल पोटेंसी जो सेक्सुअलिटी होती है, सेक्सुअल एनहांसमेंट, आपने शायद वायाग्रा का नाम सुना होगा। तो वायाग्रा जैसे जो ड्रग्स होते हैं जिससे कि आपकी मेल पोटेंसी इन्हांस होती है, उनको नहीं माना जाएगा कि ये वो ड्रग्स हैं जो एनडीपीएस के अंडर में आते हैं। तो सेक्सुअल एनहांसमेंट ड्रग्स जिनमें हर्ब्स हो,
जिनमें मेडिसिन्स हों, ये एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज ए लॉ स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा डेफिनेशन, क्योंकि लॉ में सारी चीज़ें डेफिनेशन होती हैं। एक्ट बना देते हैं, एक्ट में हर चीज़ को डिफाइन कर देते हैं, और जब भी कभी कोई ऐसा सिचुएशन आता है, देखा जाता है क्या वो उस डेफिनेशन में फॉल करता है कि नहीं करता। तो जो सेक्सुअल एनहांसमेंट ड्रग्स हैं वो एनडीपीएस के जो क्राइटेरियाज हैं उसमें फॉल नहीं करता, तो इसलिए एनडीपीएस एक्ट वहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होगा। दिस इज़ वेरी रेलिवेंट फॉर लीगल स्टूडेंट्स, लॉ के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। Coming to the editorial part, today's editorial is an interesting one written by Kalishwaram Raj, जो कि लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में, और एडिटोरियल का आर्टिकल है एन अनफॉर्चुनेट आइडियोलॉजिकल शिफ्ट इन द जुडिशरी। जुडिशरी में एक दुर्भाग्यपूर्ण आइडियोलॉजिकल शिफ्ट के बारे में ये बात कर रहे हैं, और ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं, आइए उसको समझते हैं। उसका रीज़न है अ रीसेंट स्पीच बाय अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट हैज सीरियस लीगल एंड पॉलिटिकल कॉनोटेशंस। तो ये सुप्रीम कोर्ट जज की बात कर रहे हैं, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर। इन्होंने अभी हाल ही में एक स्पीच दिया था, और वो स्पीच का टॉपिक था डीकोलोनाइजेशन ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम। डीकोलोनाइजेशन ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो बहुत हद तक ब्रिटिशर्स से प्रभावित है, क्योंकि हम लोग ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहे हैं। चाहे आपका इंडियन पीनल कोड हो, चाहे आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, या बहुत सारे एक्ट्स हमारे जो है वो ब्रिटिशर्स के दिए हुए ही हैं। उसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो भी एक तरीके का बैग ऑफ बोरिंग्स है, जहाँ पे वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज से हमने बेस्ट चीज़ें ली हैं, और उसमें भी ब्रिटिश लॉ का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। तो टॉपिक है डीकोलोनाइजेशन, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट जज ने बोला है, उसका टॉपिक था डीकोलोनाइजेशन। किस तरीके से हम ये ब्रिटिश हैंगओवर को ख़त्म करें और अपनी भारतीयता को पहचानें, और उस भारतीयता में भारत का कानून भी उसी के अनुसार होना चाहिए, ऐसा टॉपिक था। हैदराबाद में इन्होंने बोला था, और इसमें आइए देखते हैं क्या ट्रबल क्या हो गया, इनको बुरा क्या लग गया कलेश्वरम राज जी को। इनका कहना है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने स्पीच देने के दौरान बोला था कि ही लैमेंटेड अबाउट द कंटिन्यूड निग्लेक्ट ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द ग्रेट लीगल जायंट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया सच एज मनु, कौटिल्य, याज्ञवल्क्य एटसेट्रा। तो आपने मनु का नाम सुना होगा, मनुस्मृति का नाम सुना होगा, फर्स्ट लॉगिवर हम लोग मानते हैं उनको। उसके बाद कौटिल्य का भी इन्होंने मेंशन किया, याज्ञवल्क्य का भी मेंशन किया। मतलब जो एंशिएंट इंडिया के थिंकर्स थे, जो एंशिएंट इंडिया के लोग थे, जिन्होंने लॉ के बारे में अपनी राय रखी, अपने बारे में बताया, उसको एक कोड दिया, उस तरफ हमें जाने की ज़रूरत है, ऐसा ये सुप्रीम कोर्ट जज का कहना है। और उसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए पहले इन्होंने एग्जैक्टली बोला क्या। द एपैथी हैज़ बीन अगेंस्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट, सेड द जज, एडिंग दैट the kingdoms of ancient India had a fine justice dispensation system। तो जो हमारा एंशियंट इंडिया था, जो हम लोग कहते हैं कि सोने की चिड़िया जब हुआ करता था ब्रिटिशर्स के पहले की अगर हम बात करें, पुराने इंडिया की बात करें, तो इनका कहना है, जज का कहना है कि वहाँ पे जो हमारे किंग्स थे वो एक प्रॉपर तरीके से जस्टिस को एडमिनिस्टर करते थे। वहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर कोड था, मगर ये कोलोनाइजेशन होने की वजह से वो सारी चीज़ें खो गई हैं, उसके में वो दुख व्यक्त कर रहे हैं। ही लैमेंटेड। द जज अंडरलाइंड कौटिल्या's थ्योरी अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द किंग, विच अकॉर्डिंग टू हिम इज बेस्ड ऑन द ग्रेट ट्रेडिशन एस्टैब्लिश्ड इन द एज ऑफ रामायणा। तो यहाँ पे ये रामायण के टाइम की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे कितना अच्छा कानून हुआ करता था, और अब कोलोनाइजेशन के बाद हम लोग कितना गरीब हो गए हैं एक तरीके से, एज फार एज लीगल कोड्स आर कंसर्न, द सेंस ऑफ जस्टिस इज कंसर्न। While talking about judicial corruption too, Justice Nazir had a point. After quoting Brihaspati, he said that a corrupt judge, a false witness, and the murder of a Brahman were considered as criminals on a par with one another evidently। मतलब अगर कोई जज जो कि वो करप्ट है, अगर कोई विटनेस जो कि वो झूठी गवाही दे रहा है, या फिर मर्डरर ऑफ अ ब्राह्मण, यदि कोई ब्राह्मण की हत्या करता है, ये सभी इक्वली गिल्टी होते हैं, इन सब पे समान सजा होनी चाहिए। एविडेंटली द ब्राह्मण्स रिमेन्ड ऑन अ डिफरेंट पेडेस्ट्रल्स
इवन वाइल असेसिंग द कल्पेबिलिटी ऑफ द एक्ट। और जब भी हम एक्ट की कल्पेबिलिटी की बात करते हैं तो ब्राह्मण को एक अलग पोजीशन दी गई है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज अगर ऐसी बातें करेंगे, एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, मगर थोड़ा कास्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा उसमें ब्राह्मण को अगर ग्लोरीफाई करेंगे और उसको एक अलग पेडिस्ट्रल पे शो करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट मॉडर्न सेटअप में इट डजेंट गो डाउन वेल इन द एजुकेटेड मॉडर्न सोसाइटी। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या बोलते हैं ये। On selection of judges, he recalled the Vedic priest Katyayan, who insisted that the king had to appoint only a Brahmin to act as a judge. It is equally curious that the Justice Nazir had found glory in the Arthashastra, which contemplated punishment for the official personally talking with a woman employee during work hours. अर्थशास्त्र की भी उन्होंने बात करी कि अगर आप किसी विमेन एम्प्लॉयज से काम के दौरान, मतलब जो वर्क आवर्स होते हैं उस दौरान किसी विमेन एम्प्लॉयज से बात करते हैं तो उसकी पनिशमेंट की भी बात करी गई है, उसको भी वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। फाउंड ग्लोरी इन दी अर्थशास्त्र विच कंटेम्पलेटेड। तो समझ रहे हैं बात को कि अर्थशास्त्र की बात हो रही है, मनुस्मृति की बात हो रही है, याज्ञवल्क्य की बात हो रही है, पुरानी आइडियोलॉजीज जहाँ पे ब्राह्मण को डिफरेंट पेडिस्टल पे रखा जाता है, इन सारी चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जस्टिस ने और क्रिटिसाइज किया ये जो कॉलोनाइजेशन हो रखा है हमारी लॉ का। तो इस बारे में ये सारे विचार थे। अब यहाँ पे आइडियोलॉजिकल, अनफॉर्चुनेट आइडियोलॉजिकल शिफ्ट क्या है? शिफ्ट ये है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स started on December 9, 1946 and were completed on November 26, 1949, on which day the assembly approved the draft। ये तो आप सबको पता है कि 26 नवंबर 1949 हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट्स हुई थी उन डिबेट्स में कहाँ इस पोजीशन को रखा गया है? ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज पुराने एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं कि हमारा कानून उसके अनुसार होना चाहिए, पहले जैसे होता था वैसे होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा था, और डीकोलोनाइजेशन होना चाहिए, भारतीयकरण होना चाहिए, इंडियनाइजेशन होना चाहिए। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स हो रही थी, यहाँ पे जो सीए डिबेट्स लिखा हुआ है उसमें इसका क्या पोजिशन था, क्या स्टेटस था? द प्ली फॉर इंडियननेस वॉज वेरी प्रोमिनेंट इन द डिस्कोर्स के हमारू थाला, अ मेंबर फ्रॉम Mysore, on November 17, 1949, lamented he wanted the music of veena or sitar, but here we have the music of the English band। मतलब जब हम भारत का संविधान बना रहे हैं तो वीणा, सितार, मतलब ऐसा थोड़ा इंडियनाइजेशन होना चाहिए, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें एक इंग्लिश बैंड दिखाई दे रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इसकी बात उठी थी। पंडित गोविंद मालवीय सजेशन वॉज टू स्टार्ट द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द वर्ड्स बाय ग्रेस ऑफ परमेश्वर द सुप्रीम बीइंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। जैसे हम लोग अभी जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कैसे शुरू होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे बोलते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वो ये नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारे संविधान की शुरुआत हो कैसे कि ये एक सेकेंड, बाय द ग्रेस ऑफ परमेश्वरा, मतलब वी द पीपल की जगह आप लिख दीजिए बाय द ग्रेस ऑफ परमेश्वरा द सुप्रीम बीइंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, महावीर त्यागी ऑन December 27, 1948 emphasized regaining spiritual freedom and not just political freedom। तो इन्होंने स्पिरिचुअल फ्रीडम की भी बात करी थी। यहाँ पे लोकनाथ मिश्रा was anxious about the complete annihilation of Hindu culture। तो ये सारी डिस्कशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी, ये सारे बारे में बातों का ध्यान रखा गया था कि किस तरीके से हम जब भारत का संविधान बना रहे हैं उसमें भारतीयता कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल इंग्लिश ना बन जाए, बिल्कुल वेस्टर्न ना बन जाए। तो ये सारा ध्यान रखा गया था। दीज रिमार्क्स एंड मैनी अदर्स ओनली एपिटोमाइज द लार्ज वॉल्यूम ऑफ कैलिडोस्कोपिक व्यू पॉइंट्स दैट द असेंबली चोज टू डेलिब्रेट ऑन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक संकीर्णता दिखाई देती है, कहीं ना कहीं एक क्लेडियोस्कोपिक, मतलब उतना बड़े लेवल पे हम उसको देख नहीं रहे हैं, उसको हम एक अपने मिरर से देख रहे हैं, अपने लेंस से देख रहे हैं। द प्ली फॉर द इंडियनाइजेशन was confronted not only with the values of Western liberal democracy, but also with the finer parts of the Indian tradition, which were organically incorporated into the constitution. The second facet of Justice Nazir's speech has contemporary relevance, and to understand it, we need to contextualize the opinion। अब यहाँ पे देखिए, समझिए बात को। इस आर्टिकल में बेसिकली जब जस्टिस नज़ीर ने ये बातें बोली तो यहाँ पे
एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट कैसे देखने को मिल रहा है। होता क्या है कई बार कि जब भी अभी जैसे कि इन्होंने जिस प्लेटफॉर्म पे बोला वो भारतीय जनता पार्टी का एक लॉयर्स प्लेटफॉर्म है, इसका यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कहाँ पे बोला था, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद। ये एक लॉयर्स का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक्सप्रेस रॉयल्टी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो जब भारतीय जनता पार्टी के बारे में उन्हीं का प्लेटफॉर्म है अखिल अधिवक्ता परिषद, वहाँ पे वो ऐसी बातें बोल रहे हैं, रामायण का मेंशन कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ऐसा कई बार देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो आइडियोलॉजी है वो रनिंग गवर्नमेंट के इन ट्यून विद द रनिंग गवर्नमेंट है। जैसे जो हिंदुत्व का एजेंडा लेके भारतीय जनता पार्टी उसको चलती है, उसके कहीं ना कहीं इन लाइन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है अगर बहुत ज़्यादा रनिंग गवर्नमेंट करंट गवर्नमेंट का सपोर्ट करते दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। जस्टिस नजीर्स रिमार्क्स हैव कम एट द टाइम व्हेन द regime is trying to subvert the constitution and the idea of the rule of law in multiple ways, at a time when even legislations are being used as means to shatter constitutional tenets such as secularism and federalism. The remarks of the Supreme Court judge against the alleged colonial nature of the legal system, which includes the nation's constitution, are deeply disturbing. तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी अभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही होंगी। कहीं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है, कहीं पे कोई हिंदू सभा में कोई कुछ ऐसा बोल दे रहा है कि मुस्लिम्स ऑफेंड हो जा रहे हैं, या मुस्लिम्स कुछ ऐसा कर दे रहे हैं कि हिंदूज ऑफेंड हो जा रहे हैं। तो ऑलरेडी ऐसी टेंशन चल रही है और हमारे संविधान में चीज़ें दे रखी हैं कि हमारा सेक्युलर होगा। सेक्युलरिज्म हमारा 42nd अमेंडमेंट से प्रियम्बल में भी ऐड हो गया था। तो उन चीज़ों को जब हम ध्यान में देते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो जस्टिस नज़ीर का ये जो स्पीच है जो कि बहुत ज़्यादा इंडियनाइजेशन के ऊपर जा रहा है, या फिर इंडियनाइजेशन वर्ड का अगर हम ना भी यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा एंशिएंट इंडिया के को ग्लोरीफाई करते हुए और जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है एज इट इज़ उसको लैमेंट करते हुए जो उन्होंने स्पीच दिया, वो कहीं ना कहीं इनके लिए चिंता का विषय है, कलेश्वरम राज के लिए। द कंट्रीज डेमोक्रेसी हैज स्टूप टू अ न्यू लो इन अ रिसेंट टाइम्स। इट वेंट डाउन इन फ्रीडम इंडेक्स एज वेल एज हंगर इंडेक्स। तो हमारा फ्रीडम इंडेक्स भी खराब जा रहा है, हमारा हंगर इंडेक्स भी खराब जा रहा है। 27 दिसंबर 2021 को द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टेड दैट इन इंडिया लॉज अगेंस्ट रिलीजियस कन्वर्जन्स हैव बीन अकम्पनीड बाय मॉब वायलेंस। बहुत सारे मॉब वायलेंस की भी अभी हमने इस चैनल पे वीडियो भी डाला था मॉब लिंचिंग के ऊपर कि, और क्लैट में क्वेश्चन भी आ चुका है क्या मॉब लिंचिंग जस्टिफाइड कभी भी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक आर्टिकल निकाला है कि किस तरीके से इंडिया में जो रिलीजियस एंटी कन्वर्जन लॉज हैं उनको लोग बलपूर्वक मॉब वायलेंस के द्वारा उसको इफेक्ट में ला रहे हैं। हेट स्पीच हैज बिकम अ प्रोमिनेंट मोड ऑफ आर्टिकुलेशन इन द कंट्री विच इज एबिटेड बाय सेलेक्टिव इन्वोकेशंस और नॉन इन्वोकेशन ऑफ द पीनल लॉज। तो बहुत सारी चीज़ें आप अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि किस तरीके से हेट स्पीच होती हैं, लोग ऐसी बातें बोल देते हैं जो दूसरे के रिलीजन को हर्ट कर जाए या प्रवोक करने के लिए ऐसी बातें हो जाती हैं। तो इसके साथ ही साथ इसी आर्टिकल में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जजेस ने अपनी कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी बताई है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को या तो प्रमोट करने के लिए या तो उसकी तारीफ करने के लिए। तो अगर आप जुडिशरी के पार्ट हो और सुप्रीम कोर्ट के जज हो तो आपसे एक न्यूट्रलिटी, एक नॉन पार्शियलिटी एक्सपेक्ट की जाती है। मगर अगर आप किसी रूलिंग गवर्नमेंट के बारे में बहुत तारीफ करो तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपका माइंडसेट देखने लग जाता है कि जुडिशरी क्या वाकई में आप न्यूट्रल हो। तो आगे इन्होंने बता रखा है कि ऐसे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। लीगल स्कॉलर्स डेविड लॉन्डो एंड रोजलिंड डिक्सन in a comprehensive study explained that across a range of countries would be authoritarians have fashioned courts into weapon for rather than against abusive constitutional change। तो यहाँ पे अगेंस्ट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में कि अपने आइडियल्स हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतने सालों तक विथस्टैंड किया है। अगर आप उसके पूरे फंडामेंटल को अगर क्वेश्चन करते हैं, आप पूरा क्वेश्चन करते हैं कि क्या वो इंडियनाइजेशन इसमें दिख नहीं रहा है आपको, आप सोच रहे हो कि ये वेस्टर्न है या तो इंग्लिश बैंड है, तो इसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बातें कर रखी हैं। बट द आइडियोलॉजिकल चेंज दैट अकर्स इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी एंड द पर्सन रनिंग इट इज अनदर फंडामेंटल फैक्टर दैट डिटरमिन्स द क्वालिटी ऑफ जुडिशरी एंड पॉलिटी। द क्विंटेसेंशियल relationship between the judicial ideology
and the political ideology was explained by J.A.G. Griffith in his classic work, The Politics of the Judiciary. Remarks by the judges of the bench need to be analyzed by positioning them against political situations. Some comments by the judges could be an expression of sheer personal admiration of the Prime Minister, जो अभी मैं बता रहा था कई बार प्राइम मिनिस्टर की तारीफ में ही इतना कुछ बोल देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अराइज होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए कि जस्टिस अरुण मिश्रा का एग्जांपल दे रखा है। फरवरी 2020 में इन्होंने डिस्क्राइब किया था प्राइम मिनिस्टर को एज अ वर्सेटाइल जीनियस हु थिंक्स ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। ये काफ़ी न्यूज़ में आया था उस टाइम पे। फरवरी 2021 में जस्टिस MR शाह ने बोला था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी हैं वो पॉपुलर हैं, लव्ड हैं, वाइब्रेंट हैं और विजनरी लीडर हैं। बोथ दीज कमेंट्स डू नॉट आर्गर well for our democracy since they are not in scheme of the separation of powers and expected judicial behavior. Justice Nazir's views indicate an unfortunate ideological shift in our judiciary. तो बेसिकली कलेश्वरन राज जो हैं, जो लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि चीफ जस्टिस नज़ीर ने जो बातें बोली उस डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन जुडिशरी के बारे में, उसमें जिस तरीके से उन्होंने मनुस्मृति का, याज्ञवल का, एंशियंट इंडिया को ग्लोरीफाई करते हुए और ऐसा इंडियनाइजेशन के बारे में बात करी, तो कहीं ना कहीं ये आइडियोलॉजी आपकी दिखाती है। आप किस प्लेटफॉर्म पे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप जुडिशरी में हो, एग्जीक्यूटिव के बारे में क्या बोल रहे हो, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, काफ़ी मायने रखती हैं। कि एक सेपरेशन ऑफ पावर का भी यहाँ पे मेंशन किया है कि ये हमारे सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। अगर आप जुडिशरी की इतनी हाई पोजीशन को होल्ड कर रहे हो तो आपको उस चीज़ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट एडमिरेशन से बचना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म में, क्योंकि आप डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर की अगर तारीफ करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हो। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके सामने कोई केस आएगा तो आप उसको उसी लेंस से देखोगे कि आप गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट दोगे, कहीं ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये चिंता का विषय है। तो इसी अनफॉर्चुनेट आइडियोलॉजिकल शिफ्ट के बारे में बात की जा रही है इस आर्टिकल में। आइए अब अगला आर्टिकल देखते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो आपके मोबाइल फ़ोन, आपके लैपटॉप से संबंधित है। एप्पल का प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो आप जानते होंगे उसमें ऐप स्टोर होता है। अब यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रोब ऑर्डर करी है एप्पल के अगेंस्ट, वो अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो मेक श्योर करती है कि मार्केट में किसी की मोनोपोली ना हो, मार्केट में कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना कर रहा हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले compete करने के लिए। तो उसी कंपटीशन को रेगुलेट करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है और इन्होंने एक प्रोब ऑर्डर की है, एक डिटेल्ड प्रोब ऑर्डर की है टेक्नोलॉजी मेजर एप्पल के अगेंस्ट फॉर एलिज्ड अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऐप स्टोर। जैसे कि आप एंड्रॉयड में जानते होंगे, एंड्रॉयड में जैसे प्ले स्टोर होता है वैसे एप्पल में ऐप स्टोर होता है। अब ऐप स्टोर में जो ऐप्स होते हैं उनके बारे में ये बोला जा रहा है कि बहुत लिमिटेड उनका एक्सेस होता है। एक 20 पेज के ऑर्डर में CCI ने बोला है कि एप्पल का जो ऐप स्टोर है ये ओनली चैनल है जो ऐप डेवलपर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं देयर ऐप्स टू iOS कंज्यूमर्स, जो कि पहले से इंस्टॉल्ड होता है हर आईफोन में और हर आईपैड में। तो iOS के जितने भी कंज्यूमर हैं, अगर उन तक आपको पहुंचना है तो आप जो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड एप्पल के ऐप स्टोर में जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं, अब सिर्फ वहीं से ये ओनली चैनल बन रखा है और कोई चैनल नहीं है। ये एक तो बताया जा रहा है कि ये अनफेयर है थोड़ा सा। दूसरा, थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स जो हैं वो अलाउड नहीं है कि वो लिस्ट हो सकें एप्पल के ऐप स्टोर में, क्योंकि जो डेवलपर गाइडलाइंस हैं और जो अग्रीमेंट है वो प्रोहिबिट करता है ऐप डेवलपर्स को कि वो ऐसी कोई सर्विस नहीं दे सकते हैं। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि एप्पल ने इम्पोज्ड बाय एप्पल फोरक्लोजेस द मार्केट फॉर ऐप स्टोर फॉर iOS फॉर पोटेंशियल ऐप डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब देखिए, iOS के जो यूजर्स हैं उनके पास सारी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सारे ऑप्शंस होने चाहिए, मगर एप्पल के इस रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिर्फ आप ऐप स्टोर से ही उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, किसी और मीडियम से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। According to the Competition Commission of India, this prima facie
results in denial of market access for the potential app distributors, app store developers in violation of the competition norms. तो ये competition norms का violation है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर कोई ऐप स्टोर डेवलपर है, उसके ऑप्शंस को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, ऑप्शंस को कम किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसलिए इस पे एक प्रोब बैठाई गई है। Further, such practices prima facie result in limiting, restricting the technical or scientific development of services related to App Store for iOS. Citing these factors, the regulator has ordered a detailed probe by its Director General. तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए कि जो iOS कंज्यूमर्स हैं उन तक सारे ऑप्शंस पहुंचे, और जो ऐप डेवलपर्स हैं, जो ऐप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो सिर्फ लिमिट ना हो केवल ऐप स्टोर पे, जो कि ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होता है आपके आईपैड में, आपके आईफोन में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे प्रोब बैठाई जाएगी। अब आइए इसमें देखना होगा कि क्या होता है। तो ये कुछ आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 1 जनवरी की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। बहुत सारी न्यूज़ और भी हैं, कल से हम इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से करेंगे। एडिटोरियल का डिफरेंट सेक्शन रहेगा, लाइव लॉ, बार एंड बेंच और आई प्लीडर्स जैसी जो वेब पोर्टल्स हैं, जो लीगल पोर्टल्स हैं, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए एनजीएस लॉ स्कूल के साथ। और जो भी एडिटोरियल आज हमने डिस्कस किया उसमें अगर कोई भी इंटरेस्टिंग वर्ड आपको दिखाई देता है, या जो भी न्यूज़ में से कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाई देती है जो आपको कहीं ना कहीं से लगता है कि क्लैट के लिए रेलिवेंट है, उसको ध्यान से रखिए, उसको चाहिए तो नोट कर लीजिए, उसको बार बार देखते रहिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन तरीके से होती रहे। तो दिस इज़ अबाउट द हिंदू फॉर द 1 जनवरी। कल से हम डेली आपको रिपोर्ट देते रहेंगे, जो भी न्यूज़पेपर में लेटेस्ट चीज़ें हो रही हैं, एडिटोरियल का डिस्कशन इसी तरीके से करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हमारी वेबसाइट एनजीएस लॉ स्कूल पे जरूर जाइए, वहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, उनको देखिए। अगर आपके कंपटीशन से वो मैच करती है, अगर आप जुडिशरी दे रहे हैं, अगर आप क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं, यूजीसी नेट का दे रहे हैं, जो भी कोर्सेज आपको चाहिए वो सारे वहाँ पर हैं, आप उनमें एनरोल करा सकते हैं। और हमें फेसबुक पे आप फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी आप अपडेट रहिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल पे आप रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी वीडियोस अपलोड हो जा रहे हैं, और जब भी लाइव क्लासेस होगी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच अगेन, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मिलता हूँ आपसे कल के हिंदू के एडिटोरियल के साथ, उसके साथ ही साथ all the important videos and that are relevant for your CLAT and other law entrance examination, as well as for your law as a subject if you are a student in any of the law school in the country. Thank you so much.